हेलो बच्चा लोग फिजिक्स निकाल लें। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। कल मैंने आपको पढ़ाया था WNG बराबर सिखाया था ANG बटे ANW। इसका जो W लिखा तो W का मतलब वाटर, वाटर का प्रतीक लिया WNG। पानी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का, गिलास, G गिलास। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जे है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कैसे लिखना है इसको समझिएगा। जैसे जे आ गया आपका WNG लिखा है, तो जो बाद में इसमें आया करे वो यहाँ ऊपर वाले में जोड़ दिया करो प्रतीक। यहाँ बाद में क्या आया? WNG में बाद में क्या आया? G। तो यहाँ N में G जोड़ दो, N के साथ G लगा दो बाद में, और जो आगे आया उसको नीचे कर दिया करो। याद हो गया आपको? G कहाँ आया? बाद में, तो इसको ऊपर कर देते हैं ऊपर वाले के साथ, और जो बाद में आया उसको नीचे वाले के साथ कर दे। WNG बराबर ANG बटे ANW। समझ में आ गया? अगर कोई ऐसे लिखता है GNW कोई लिखता है तो इसको आप कैसे लिखोगे? ए वायु तो हर जगह होती है, तो वायु AN और बाद में क्या आया? W, तो W को आपने ऊपर कर दिया, और आगे क्या आया? G, तो क्या कर देंगे? AN और G नीचे कर देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? वायु हर जगह, मतलब जो पीछे आता है इसे ऊपर कर देते हैं और जो आगे आता है उसे नीचे कर देते हैं। इतना आपको करना सीखना है, ऐसे कर देते हैं। इसके बाद यदि ऐसा लिखा होता है ANG लिख दिया किसी ने, तो इसको आपको उल्टा करके लिखना है। G को आगे लाना है तो 1 बटे और लिख देंगे क्या? GNA। उल्टा हो जाता है, ये भी एक सूत्र ही है। ANG बराबर 1 बटे GNA, ये उल्टा करके हो जाता है। तो ऐसा भी अपन लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो आपने 2 सूत्र सीखे। अब आप समझेंगे। हेडिंग डालें आप लोग, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। लिखें तो इसकी परिभाषा है, एक माध्यम के सापेक्ष, लिख लें परिभाषा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। फिर सुने परिभाषा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैंने लिखा ANG लिखा, बाल को मैंने क्या लिखा? ANG, तो उन माध्यमों प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। आगे क्या आई? वायु, वायु आई, वायु, तो किस में प्रकाश की चाल? वायु में प्रकाश की चाल। ये भी सूत्र आपको याद करना, वायु में प्रकाश की चाल।
और बटे में पीछे क्या है, कांच, जी गिलास, तो काय में, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। एक माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम ये है वायु। अब परिभाषा को फिर गौर करिए, आपको अभी याद होती है वो परिभाषा जो मैंने लिखवा दी है पहले, अब उसको याद करने का समय आ गया। उसको मैंने लिखा ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आगे क्या आया, वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल, आगे एयर, एयर मीन्स वायु, तो ए है ना आगे, तो वायु में प्रकाश की चाल, बटे में जी है, तो किस में, कांच में प्रकाश की चाल। ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया, क्लियर है। ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल और जी कांच में प्रकाश की चाल। तो उन माध्यमों में एक माध्यम के सापेक्ष, देखो ये माध्यम एक हो गया और ये माध्यम दूसरा हो गया, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, देखो ANG का मतलब क्या, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यमों का अपवर्तनांक। उन माध्यमों में जो भी जो माध्यम, माध्यम कौन कौन है, वायु और कांच, उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के बटे में लिखा तो अनुपात हो गया, बराबर होता, बराबर का चिन्ह आया। ए क्या है, एक माध्यम, जी क्या है, दूसरा माध्यम। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, किन माध्यमों, वायु में और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है बराबर। क्लियर हो गया। अब हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये भी सूत्र आप लिख लें, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष, तो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते, एक यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो किस में प्रकाश की चाल हो जाएगी, निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहला माध्यम तो निर्वात हुआ ना, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, अब कोई ना कोई निर्वात के बाद माध्यम होगा, तो बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जो भी माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये समझ में आ गया। अब इसका एक सवाल मैं बोल रहा हूं, आपको सवाल लगाना है, तो आपको एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। सवाल जैसे, चलिए मैं पहले एक सवाल बोल रहा हूं। सवाल लिखना है आपको, सवाल नोट कर लें। जब नहीं है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.75
5 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, कांच से जल में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा? ऐसा इन्होंने क्वेश्चन किया। सवाल सुन लें। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.5 हैं। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा? ये हमें सवाल लगाना है। इन्होंने पहले बोला जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, तो पहले तो जल का अपवर्तनांक बोला। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बोला ना, तो जल का अपवर्तनांक आ जाएगा। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक आपने नोट कर लिया। अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक कितना बोला भाई मैंने? 1.35। और फिर मैंने बोला किसका? कांच का। कांच का अपवर्तनांक। बच्चे लोग लाइट चली गई है, स्वाभाविक है आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो क्या कह रहे हैं ये? यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, कांच से कहां जा रही है? जल में। कांच से जा रही है, कांच से जल में जा रही है, तो क्या हो जाएगा? कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? W। कांच से कहां जा? यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, कांच से बेटा जल में जा रही है, कांच से, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW आपसे पूछा है। इन्होंने लिखा क्या? देखिए, प्रकाश किरण कहां से जा रही? कांच से। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो ये हो गया, कांच से गई है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पूछा है कितना होगा, तो बस अब आप सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। GNW बराबर ANW बटे AN, जी आगे आया था पीछे कर दिया, समझ में आया? ANW बटे ANG। अब ANW आपका कितना है? ANW जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.35 बटे ANG कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो आप इसमें भाग देंगे, जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा। दशमलव हटाया, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए, इधर आ गया दशमलव, लेकिन इसमें तो भाग नहीं है। भागना इसकी बिंदी दशमलव उठा करके यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख, 15 नम्मा 135, 9 आ जाएगा। अब वर्तनांक चूंकि अनुपातिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा। क्लियर है? ये आ गया आपका अपवर्तनांक। क्लियर है भाई? समझ में आ गया होगा आपको। मैं देखूं आपको कैसा दिख रहा है। काफी अंधेरा है,
ये कहा जाए कि घुप अंधेरा है तो बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से अपन लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने बता दिया जल का अपवर्तनांक। इसको आप शॉर्ट में चाहते तो देखो ऐसे लिख सकते थे, जल का अपवर्तनांक कहा है तो क्या लिखते, AnW, और कांच का अपवर्तनांक Ang, इसी को लिख सकते थे। इसी तरह का चलिए मैं अब दूसरा सवाल ढूंढ रहा हूं। अगर दूसरा सवाल मिलता है तो दूसरे सवाल को भी बताते हैं आपके। दूसरा सवाल, इस बुक में नहीं है, दूसरी बुक में देखता हूं बच्चा लोग। हाँ लिखिएगा, एक सवाल और लिखिएगा। यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो, यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा, कितना होगा। मतलब आपको क्या दे रहे हैं ये बताएं। देखो नोट करते हैं सवाल को, दिख रहा ही है आप लोगों को, चलो नोट करते हैं। इन्होंने क्या दिया, वायु से कांच में जाते समय, वायु से किरण कहाँ जा रही है, कांच में, तो पहला माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5, क्योंकि उन्होंने कहा है यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक, वायु से कांच में जाते समय, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये कह रहे तो कांच से अब किरण कांच से जा रही तो आगे क्या आ गया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब किरण कहाँ जा रही, तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक, मतलब कांच से वायु में जा रही है तो पहला माध्यम कांच हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, वायु, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, पूछा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। ये जस्ट एक दूसरे के उल्टे पूछ लिए गए हैं, उल्टे। तो आपने ये ऐसा नहीं पढ़ा, ये पूछा है जैसे ये ऐसा पूछा, तो अपन देखो GNA बराबर 1/, उल्टा करके लिख देते हैं क्या, Ang। होता कि नहीं होता ये बता दें आप तो मुझे, होता। GNA पूछा है, GNA बराबर 1/Ang हो जाएगा, तो GNA बराबर 1/Ang, बस दशमलव आया नीचे, दशमलव हटा दिए ऊपर हो जाएंगे 10, 5 से काट दो, 5 × 15, 3 और 5 दूनी 10, मतलब जी आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3, GNA बराबर 2/3, भागनाश की बिंदी दशमलव से बिंदी बराबर 18, बस चलता रहेगा 18, उसे काट देंगे तो इधर 7 बढ़ जाएगा, 18, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 0.67। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह के आपके सवाल इस चैप्टर में आएंगे, तो मैंने उदाहरण से आपको 2 सवाल समझाए। अगर पाठ में सवाल हो ऐसे तो आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर है, मिटा रहा हूं अब इनको।
इसमें भी मिटा रहा हूँ। चलिए मैंने सब मिटा दिए। हाँ, अब कुछ आपको नोट लिखने हैं। आपको नोट लिखने हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। लिखो नोट। प्रकाश की गति अपवर्तनांक बढ़ने के साथ घटती है। प्रकाश की गति अपवर्तनांक बढ़ने के साथ घटती है तथा अपवर्तनांक घटने के साथ बढ़ती है। मतलब अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अपवर्तनांक यदि अधिक है तो प्रकाश की चाल कैसी है? कम होगी। मतलब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे। मतलब अनुक्रमान, अगर अपवर्तनांक यदि अधिक होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। और यदि अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। लिख लिया? अर्थात प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है जबकि सघन माध्यम में अपेक्षाकृत कम होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब लिखो नोट 2। नोट 2। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नोट 3 लिखो। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है तथा ताप के बढ़ने पर भी अपवर्तनांक घटता है। ताप के बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है भाई? घटता है।
इस तरह से आज का पाठ इतना हुआ। अब कल हम आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताएंगे। ये समझ में आ गया आपको इतना? जी, आपको यहाँ तक सब कुछ याद कर लेना है। कल हम समझेंगे क्रांतिक कोण। लेकिन एक चीज़ और भी समझ लें, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, चलो एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मैं आपको करा दूं वो क्वेश्चन छोटे छोटे जो हैं। लिखेंगे, लिख लें क्वेश्चन। शीशे के गिलास में रखी पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर क्यों आती है? शीशे के गिलास में रखी पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर क्यों आती है? देखो, आप भी अपने घरों में इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप कांच के कोई गिलास लें, ये मान लीजिए आपका कांच का कोई गिलास है जी, आपने कांच का कोई गिलास लिया, आप इसमें कोई पेंसिल डली है आपके, जैसे आपने इसमें कोई पेंसिल डाल दी, देखो जी मैंने ऐसे पेंसिल डाल दी, या चम्मच डली है, तो ये आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। पेंसिल या चम्मच इस तरह से आप डाल देते हैं तो क्या होता है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है ये समझना। आप, मैंने कहता मुड़ी हुई दिखाई देती है, आप घर में करके देख लेना तो खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि पानी में, जैसे आप बिल्कुल बाल्टी के साफ सुथरे छंछे पानी में रुपया वगैरह डाल दें तो वो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है? ऊपर रुपया वगैरह कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। या पानी से भरी हुई बाल्टी है तो उसकी तली भी आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब आप उसमें क्या करते हैं, आप हाथ डालते हैं कि तली तो पास ही में है, या तली में रखा रुपया बहुत पास है, आप हाथ डालते हैं तो आपका हाथ पूरा चला जाता है उसमें, वो तो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, और लेकिन वो आपको तली उसकी उठी हुई दिखाई देती है। इसी तरह से बिल्कुल नदी में पानी भरा हो तो उसकी तली आपको उठी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप समझेंगे जब इधर सघन माध्यम से किरणें जी आपकी आंखों में जाती हैं। सघन माध्यम से हम जानते हैं कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, मतलब कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ टेढ़ी बकोली हो जाती है, यही तो बताया था। और अवलंब से अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, टेढ़ी बकोली हो जाएगी, मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी कारण हमें गिलास में, कांच के गिलास में रखी वस्तुएं कैसी, हल्की मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? कांच या पेंसिल के गिलास में रखी हुई वस्तुएं हमें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, क्यों? तो आप कह सकते हैं हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, लिखना भी है, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। इसी के कारण हमें कांच के गिलास में रखी हुई वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। फिर समझ लें, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात वह अपने मार्ग से टेढ़ी बकोली हो जाती है ना। इस कारण से हमें गिलास में रखी हुई वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर लिखिएगा। शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ
नजर आता है। शीशे के गिलास में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ नजर आता है। या पानी से भरी हुई बाल्टी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आपने भी देखा होगा, होती ना ऊपर उठी हुई प्रतीत, जैसे ऊपर उठी हो। आपको पानी भरा है बाल्टी में और आप उसकी तली को ऐसे देखें, बिल्कुल तली तो आपको दिख रही है, आपको लगेगा कि तली तो बहुत पास में है, और जब आप हाथ डालते तो हाथ पूरा चला जाता है। मतलब वस्तु वहां होती नहीं जहां पर आपको दिखाई देती है। ऐसा है कि नहीं? मतलब जहां पर वस्तु होती है वहां पर दिखाई नहीं देती है, जहां वस्तु दिखाई देती है वहां पर होती नहीं है, लेकिन दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो आप फिर लिख सकते हैं। जवाब वही है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात किरण हल्की से अपने मार्ग से टेढ़ी हो जाती है। इस वजह से हमें उसमें रखा हुआ सिक्का या पानी से भरी हुई बाल्टी की सतह ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आपके जो क्वेश्चन हुए, एक आध क्वेश्चन और देख लूँ, अगर हो आपका कोई और भी क्वेश्चन इस तरह का तो वो भी समझा दिया जाए। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने समझाए। अब फिजिक्स को समाप्त करते हैं यहीं पर।